प्लास्टिक की थैली तो बहुत भारी लग रही है। क्या होगा इसमें? हाँ! हेलो पुलिस। पहचान छुपाने के लिए कातिल ने विक्टिम का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है सर। कोई बात नहीं कामिनी जी, एक्सपर्ट इस महिला का चेहरा बना लेगा। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी घर हैं सबसे पूछताछ करो। ओके सर। राजेश, तुम्हें कैसे पता चला कि इस प्लास्टिक की थैली में किसी महिला का कटा हुआ सर है? सर मैं रोज की तरह कबाड़ बीन रहा था तो मुझे ये थैली दिखाई दी। थोड़ी भारी थी तो मैं इसे खोल कर देख लिया तो उसमें कटा सर पड़ा था। फिर मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया सर। जब तुम यहाँ आए तो तुमने किसी को थैली फेंकते हुए देखा था क्या, या किसी ऐसे आदमी को जिसके हाव भाव अजीब हो या थोड़ा घबराया हुआ हो? नहीं सर, जब मैं आया तो यहाँ कोई नहीं था। ठीक है, तुम जा सकते हो। कामिनी जी, इस नदी पर आने जाने वाले सारे रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं, आज से पिछले 10 दिन तक के मुझे वो सारी फुटेज चाहिए। सर, महिला की फोटो बन गई है। ये रही फोटो। और सर, इसमें नदी की और जाने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेज भी है। फोटो को सभी पुलिस चौकी में भेज दो और सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मैं कमिश्नर सर के ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे आने तक सारी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। कुछ पता चला कामिनी जी? नहीं सर, किसी भी थाने से कुछ पता नहीं चला कि महिला कौन थी। ऐसे कैसे पता नहीं चला? और फुटेज का क्या हुआ? सर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हम कातिल के बारे में जान सके। फुटेज कहाँ है? कामिनी जी, कातिल का पता चल गया। कौन है सर? ये है कातिल। सर, आप ये पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? गौर से देखो इसे। इस फुटेज में और बाकी फुटेजेस में सभी लोग बिना मास्क और कैप के हैं, और ये आदमी बारिश वाले दिन में कैप पहनकर चल रहा है और कोरोना के जाने के साल भर बाद भी मास्क लगाकर घूम रहा है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि इसे भी पता है कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी गंजा हो या उसके सिर पर डैंड्रफ हो, उसके बाल झड़ते हो या उसे स्टाइल में रहना पसंद हो, और इन्हीं सब वजह से लोग कैप पहन लेते हैं सर। राइट, लेकिन इस पर शक करने का कारण ये है कामिनी जी कि ये आदमी उसी रोड के अगले सीसीटीवी फुटेज में नहीं, लेकिन 10 मिनट बाद वापसी वाले फुटेज में वो है, और इसी बीच में वो घाट है जहां हमें कटा हुआ सर मिला था। वाह सर, आप तो सच में कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। आरटीओ ऑफिस से इस बाइक की डिटेल्स निकालिए। सर, ये एड्रेस है अरविंद पिल्लाई, अरविंद निवास, नियर बाय साकिनाका गार्डन। अरविंद पिल्लाई? जी हाँ, कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। आप इस महिला को जानते हैं? जी हाँ, ये सुलोचना जी हैं, मेरी किराएदार। बोलिए, क्या बात है? इनका कत्ल हो गया है 2 दिन पहले। तुम्हें नहीं पता क्या? किसने मारा? यही तो पता लगाने हम यहाँ आए हैं। इनके घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं, वो अकेली ही रहती थी। जब वो घर नहीं आई तब तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर, इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि सुलोचना जी का ऐसा करना रूटीन था। कभी कभी तो 15-20 दिन घर नहीं आती थी। हो सकता है उनका काम ऐसा हो।
सर, इस अरविंद को देखकर ऐसा लगता नहीं है सर कि इसने कत्ल किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा नहीं सर आपने? हमसे बात करते हुए वो कितना नॉर्मल था, जबकि पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं सर। बात तो तुम्हारी सही है कामिनी। पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर। अरविंद से एक बार और मिलना पड़ेगा। चलो। माफ करना अरविंद, मेरा मन में एक सवाल है, मैं वही क्लियर करने आया हूँ। तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? घर के साफ सफाई में लग गई थी सर। इफ़ यू डोंट माइंड, हम तुम्हारा साफ सुथरा घर भी देखना चाहते हैं। देखिए, आप लोग ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, पर हम तो घुस चुके हैं अरविंद जी। पूरे घर की तलाशी लो। सर, सुलोचना एक विधवा थी और मैं भी अकेला था, जिसके कारण हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने सुलोचना से 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो पैसे बिजनेस में डूब गए, जिसकी वजह से वो मुझे आए दिन टॉर्चर कर रही थी सर। मेरी परिस्थिति समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। जब तक सह सकता था सहा, लेकिन उस दिन बाद हाथ से निकल गई थी। वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं उसकी लाश देखकर डर गया था सर, और इस क्राइम को छुपाने में जुट गया। जो रिश्ते कड़वे हो जाएं, उनसे दूर जाना अच्छा होता है अरविंद जी, जान से मारना नहीं। अब सड़ो जेल में उम्र भर। अंधेरी गली में एक आदमी जिसने अपना मुंह ढक लिया था, वो गली में आगे आगे जाता है और एक आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किलर ने पहले राहुल को मारा, फिर उसने खुद अपने आप को मारा। सर, इस केस में तो एक के बाद एक नए मोड़ आते ही जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि ये केस अब खत्म हो गया है। हाँ ना सर, ये केस तो भूल भुलैया की तरह गोल गोल घूमे जा रहा है। हमार तो दिमाग ही चकरा गया है। अब इस किलर ने राहुल को क्यों मारा, ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि खूनी भी मर चुका है। केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सही कातिल का राज खोलना बाकी है, और ये राज यहीं से खोलेंगे। मतलब सर? कामिनी, पता लगाओ ये दूसरा आदमी कौन है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अगले दिन कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को बताया कि दूसरे आदमी का नाम विराट है। वो एक हैकर था, और ताजुब की बात ये थी कि उसका घर नैना के घर के पास ही था। सर, ऐसा तो नहीं कि विराट का नैना मर्डर केस से कोई ताल्लुक हो? सच का पता लगाकर गुनहगार को सजा देना ही हमारा काम है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी विराट के फ्लैट में गए। वहां उन्हें विराट के कमरे में विराट का कुछ सामान, उसका कंप्यूटर और उसके हैकिंग से जुड़े काम की चीज मिली, और साथ ही एक लिफाफा मिला जिसमें नैना और विराट की कुछ अच्छी यादों की तस्वीरें थी, और साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरा नाम विराट है, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाबा ने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ा था। मेरी परवरिश वहीं हुई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, अकेले अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन रास्ते पर मेरी मुलाकात नैना से हो गई। मार्केट में रास्ते से जाते समय उसके हाथ से ब्रेसलेट नीचे गिर गया था। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दिया। ओह, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है। वेलकम। तुमने मुझे मेरी इतनी एक्सपेंसिव चीज लौटाई है, इस बात पर एक कॉफी तो बनती है। उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। नैना अपनी सारी बात मुझे बताती, और मैं भी कोई भी परेशानी हो तो उसे बताता। नैना के मर्डर के बाद मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नैना के कातिल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। विराट की चिट्ठी के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी से राहुल के घर की तलाशी लेने के लिए कहा।
राहुल के घर जाने के बाद कामिनी की मुलाकात राहुल की माँ से होती है। जी, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर कामिनी हूँ और ये मेरे साथ हवलदार लालू पटेल हैं। जी, हम राहुल की मर्डर केस फाइल कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमें आपकी घर की तलाशी चाहिए। मेरा नाम ललिता है, मैं राहुल की माँ हूँ। और रही बात मेरे बेटे के केस के बारे में, तो मेरा बेटा तो चला गया मुझे छोड़कर। अब क्या किसी को सजा देनी? मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन राहुल के ताल्लुकात नैना से भी थे, इसीलिए प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। बस कुछ डायरीज थी जिसमें राहुल अपनी मर्जी से कुछ गाने लिखता था। कामिनी ने वो सारी चीजें एक बैग में समेटी और पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी चीजों को परखा और उसके बाद जो उनके सामने आया उससे तो जैसे सारी गुत्थियां ही सुलझ गई। सर, हमें घर पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे राहुल पर शक किया जा सके। कामिनी, जो सबूत हमें मिले हैं उससे तो ये केस 50% सॉल्व हो गया है। अब तो बस कंफर्म करना बाकी है। हमका कुछ समझ नहीं आया सर जी, आपको इन सब चीजों में ऐसा क्या मिल गया है जिससे केस निपट गया? और ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में ना आई? कामिनी, राहुल की माँ को यहाँ लेकर आओ। तो बताइए ललिता देवी जी, क्या जानती हैं आप राहुल के बारे में? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है इंस्पेक्टर साहब? और मैं क्या जानती हूँ मतलब? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ कागज के पन्ने दिखाए जिस पर राहुल ने गाने लिखे थे। ये हैंडराइटिंग पहचानती हैं आप? फिर इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ तस्वीरें दिखाई जो बबलू के मर्डर के दौरान खींची गई थी। उस एक तस्वीर में आईने में जो आई डिड इट लिखा था वो दोनों हैंडराइटिंग सेम थी। आशा है कि आप हमें सच बताएंगी। झूठ बोलकर अब कोई फायदा भी नहीं है। मेरा बेटा तो वैसे भी मर चुका है। हाँ, ये सच है कि बबलू का खून राहुल ने ही किया था। बबलू ने राहुल को देखा था नैना का खून करते वक्त, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो राहुल को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहता था। लेकिन बबलू नहीं जानता था कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। राहुल बबलू के घर उसे पैसे देने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने गया था। ललिता ने बताया कि राहुल बचपन में बहुत होशियार लड़का था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। जो नॉर्मल बच्चे मैथ्स के पेपर 3 घंटे में सॉल्व करते थे वो उनका बेटा 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व कर देता था। सारे टीचर्स भी उससे बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन राहुल की अकेले रहने की आदत थी। वो ना ही किसी से बात करता था और ना ही उसका स्कूल में कोई फ्रेंड था। और एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्कूल की छुट्टी के दौरान एक लड़का स्कूल के बाथरूम में गया था। वहां उसका पैर फिसला और वो दीवार से टकराया। उसके सर से बहुत खून बहने लगा। थोड़ी देर के बाद राहुल वहां गया। उसने देखा कि वो लड़का कराह रहा था। वो राहुल से मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो राहुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। राहुल उसके पास गया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। उस लड़के की दर्द भरी कराहने की आवाज जैसे उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। मदद करो। राहुल वहां तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उस लड़के की जान नहीं चली गई और आखिर में उस लड़के ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद राहुल ने खुद से ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा, बोलो। माँ, कुछ दिन पहले जब एक लड़का हमारे स्कूल में मर गया था ना, वो मेरे सामने ही मरा था। जब मैं वॉशरूम गया तब वो लड़का दर्द से तड़प रहा था, मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बस आंख बंद करके उसकी आवाज सुन रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए उसने राहुल को एक हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल से लौटने के बाद भी राहुल में कोई सुधार नहीं था। अब तो वो और भी ज्यादा अकेला रहने लगा था। वो दिन भर अपने कमरे में रहता। वो ललिता को भी अपने कमरे में आने नहीं देता था। राहुल को संगीत पसंद था
लेकिन उसे लोगों की चीखें, उनका दर्द भी अच्छा लगने लगा था। क्या नैना का खून भी राहुल ने ही किया था? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। और यही नहीं, नैना से पहले भी राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी, राहुल ने उसे भी मारा था। राहुल का दिमाग कुछ इस कदर था कि जो उससे प्यार करता था वो उसे मार देता था। तो उसने आपको कभी क्यों नहीं मारा? आप तो उसकी माँ हैं, आप तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती होंगी। जब मैंने उसे हॉस्टल भेजा तब से उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसकी परवाह नहीं करती, इसलिए उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। तो क्या नैना का खून भी? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। दरअसल नैना को उस रात को ही पता चल गया था कि राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। जब उसने राहुल का मोबाइल चेक किया तो नैना को राहुल की अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ वाले फोटोज मिल गए। नैना ने राहुल से उसके बारे में पूछा और राहुल ने नैना को सब कुछ बता दिया। क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला? और अब तुम सब कुछ जान गई हो तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे तो मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज ही सही, अभी ही सही। और ऐसा कहकर उसने नैना का कत्ल कर दिया। घर आने के बाद उसके चेहरे पर सुकून था। ललिता जी को डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा। आपका बेटा इतना बड़ा अपराधी था, लेकिन आपने फिर भी उसका साथ दिया। जितना आपका बेटा गुनहगार है उतनी ही गुनहगार आप भी हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता का बयान लिया और अपने बेटे के खून में उसका साथ देने के जुर्म में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। आखिरकार आपने खूनी को भी पकड़ा और खूनी के खूनी को भी, और उसका साथ देने वाले को भी। हाँ सर, ये बात तो सच है। आप बहुत कमाल के हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कोई भी मुजरिम राठौर की नजर से नहीं बच सकता, चाहे वो साइको ही क्यों ना हो। आसपास के पड़ोसी एक घर के बाहर जमा हुए थे। वो घर अंदर से बंद था और घर के बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसमें से एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया। सर, मेरा नाम चंदन है, मैं इंदिरा चौक गली से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हम में से कोई अंदर नहीं गया है, आप प्लीज एक बार आकर चेक कर लीजिए ना। ओके, हम 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। लालू पटेल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इंस्पेक्टर राठौर ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही उन्होंने घर की सारी चीजों को बिखरा हुआ पाया। कुछ चीजें तो टूटी हुई थीं। लालू पटेल जी, घर की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लीजिए, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर जी। लालू पटेल ने सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तभी वहां पंकज का फ्रेंड विजय और उसकी वाइफ आरती भी आ गई। आरती पंकज की मुंह बोली बहन थी। पुलिस को अपने भाई के घर में देख आरती बौखला गई। वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी कि पंकज और स्मिता कहाँ हैं? कोई कुछ बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? और मेरा भाई और भाभी कहाँ हैं? पुलिस ने वहां देखा कि घर में एक बंद कमरा भी था जो अंदर से बंद था। पुलिस ने वो दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। आरती भी अंदर जाने की जिद करने लगी, लेकिन विजय ने उसे रोक लिया। अंदर पंकज कुर्सी पर बैठा था और बेड पर स्मिता की लाश पड़ी थी। पुलिस ने पंकज को पकड़ा और जेल ले जाने लगी। जेल में जाने के बाद पंकज एक ही बात बार बार बोलता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा अपनी स्मिता को, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। मेरी स्मिता मरी नहीं है, वो जिंदा है, मेरे पास है। पंकज के दिमाग की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। केस की छानबीन चल रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर इंस्पेक्टर राठौर ने पंकज के ऑफिस के लोगों से बात करनी शुरू की। पुलिस वालों ने वहां के सारे स्टाफ, पंकज के कॉलीग्स और मैनेजर के साथ बातचीत की। सभी ने यही कहा कि पंकज एक मेहनती आदमी था और वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था। पंकज के एक दोस्त ने बताया कि पंकज की अपने मैनेजर से लड़ाई हुई थी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेजेंटेशन को अपना बताकर उसे डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करने की? यू ब्लडी चीट लायर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम प्रेजेंटेशन के लिए टाइम पर नहीं पहुंचे। अपनी गलती मुझ पर मत थोपो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। पंकज ने मैनेजर को धमकी भी दी थी कि वो कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में उसकी शिकायत कर देगा। अगर पंकज डायरेक्टर बोर्ड में शिकायत करता तो मैनेजर का पूरा फ्यूचर फिनिश हो जाता, उसकी जॉब भी चली जाती। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर के कैबिन में गए। क्या हुआ सर, आप यहाँ? हमारी तो बातचीत बाहर हुई थी ना। वो क्या है ना मैनेजर साहब, हम पुलिस वाले हैं, बाहर के साथ साथ अंदर का भी पता लगा लेते हैं। पसीना पोंछ लीजिए, अभी तो हमने सवाल करना शुरू भी नहीं किया। मैनेजर का पसीना छूटने लगा। सुना है कि आपके और पंकज के बीच झगड़ा हुआ था और पंकज ने आपको इनडायरेक्टली आपका करियर खत्म करने की धमकी भी दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जॉब और करियर बचाने के चक्कर में आपने ही पंकज की फैमिली को? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैनेजर ने बताया कि उसकी और पंकज की लड़ाई हुई थी प्रेजेंटेशन को लेकर और गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोल भी दिया था, लेकिन झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि वो पंकज की फैमिली को हर्ट करे या उसकी बीवी की जान ले दे। सर, मेरी भी बीवी है, बच्चे हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा सर? मैंने पंकज की वाइफ को सच में नहीं मारा है सर। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर की बात पर भरोसा करते हुए वहां से निकल गए। सर, इतनी छानबीन के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा है। कहीं हम इस केस में रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? अगर रास्ता भटक गए हैं तो फिर से वहीं से शुरू करना होगा जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। कामिनी समझ गई कि उसे क्या करना है। वो हवलदार लालू पटेल के साथ पंकज के घर गई। पंकज का घर रिस्ट्रिक्टेड था। कामिनी ने वहां छानबीन की, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। ना ही दरवाजा तोड़ने की कोई निशानी थी और ना ही चोरी की कोई निशानी। मैडम जी, हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। खूनी बहुत चालाक निकला, कोनो सबूत ही ना छोड़ा पीछे। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो हमारी नजर से छूट रहा है। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन लौट आए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने पंकज से फिर से पूछताछ की, उसे टॉर्चर भी किया, लेकिन पंकज आखिर तक यही कहता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पंकज ने स्मिता के साथ मनाली जाने का प्लान किया था। स्मिता के मर्डर के 2 हफ्ते बाद ही उनकी एनिवर्सरी थी और पंकज ने स्मिता को सरप्राइज देने के लिए ये प्लान बनाया था। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि अगर पंकज को स्मिता को मारना ही था तो उसने मनाली की 2 टिकटें क्यों बुक कराई थी। इस बात ने केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। सर, ये पंकज तो बहुत चालाक निकला। किसी को उस पर शक ना हो, इसीलिए उसने पहले से ही स्मिता की मनाली की टिकट बुक कराई थी। कामिनी, हालात चाहे जो भी हो, हमें असली कातिल को पकड़ना है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पंकज के पड़ोसियों से बात की। सबने कहा कि स्मिता और पंकज दोनों ही अच्छे पति पत्नी थे। आस पड़ोस के लोगों से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाली शर्मिला नाम की औरत के साथ कुछ हफ्ते पहले स्मिता का झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी शर्मिला के घर गए। शर्मिला घर में अकेली रहती थी, उसका डिवोर्स हो चुका था। पूछताछ के बाद शर्मिला ने बताया कि उसकी और स्मिता की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शर्मिला उससे जलती थी कि पंकज उससे कितना प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे और शर्मिला के पति ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए वो स्मिता से जलती थी और छोटी छोटी बातों पर उससे चिढ़ती थी। लेकिन वो इतनी भी नहीं जलती थी कि वो स्मिता का खून कर दे। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से निकल आए। सर, मुझे तो शर्मिला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शर्मिला ने ही स्मिता का खून किया होगा। इंसान के अंदर की जलन उससे कुछ भी करवा सकती है। बात तो सही है कामिनी, लेकिन आज एक बात कंफर्म हो गई। वो क्या सर? इंस्पेक्टर राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया।
और पुलिस स्टेशन जाकर पंकज को जेल से बाहर निकाला, क्योंकि इतनी छानबीन करने के बाद भी पंकज के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। बाद में इंस्पेक्टर राठौड़ ने वो रिकॉर्डिंग मंगवाई जो मर्डर की शुरुआत में लालू पटेल ने रिकॉर्ड की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद सब कुछ साफ हो गया। पुलिस विजय के घर पर गई और उसे पकड़ा। इंस्पेक्टर राठौड़ ने विजय को वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें वो आरती को अंदर जाने से रोक रहा था। तब, अंदर मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगी स्मिता को, ऐसे मत जाओ अंदर, तुम नहीं देख पाओगी। इंस्पेक्टर राठौड़ ने पूछा कि जब हमने कमरे में किसी को जाने ही नहीं दिया था तो तुम्हें कैसे पता कि अंदर कुछ ऐसा है स्मिता के ही बारे में जो आरती देख नहीं पाएगी? बताओ सच क्या है, क्यों मारा तुमने स्मिता को, बताओ, नहीं तो हमें अपने तरीके से सच उगलवाना आता है। पुलिस के दबाव के बाद विजय ने बताया कि पंकज और वो अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में कंपनी ज्वाइन की, लेकिन पंकज का 2 बार प्रमोशन हुआ और बाद में जब विजय स्मिता को प्रपोज करने वाला था तो उससे पहले पंकज ने स्मिता को प्रपोज किया था और स्मिता ने हाँ कह दी थी। बस तभी विजय ने ठान लिया था कि वो पंकज से उसकी सारी खुशियां छीन लेगा। मर्डर वाले दिन जब पंकज आरती से बात कर रहा था तब उसे पता चला कि स्मिता आज घर में अकेली है। इस मौके का फायदा उठाकर वो पंकज के घर गया। अरे विजय, आप? अरे मैं पंकज से मिलने आया था। लेकिन पंकज आज बाहर गए हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप अंदर आइए ना। विजय अंदर गया और उसने पीछे से स्मिता के सर पर जोर से डंडे से वार किया। अंदरूनी चोट की वजह से स्मिता की मौत हो गई। फिर उसने स्मिता की लाश को उठाया और अंदर कमरे में बेड पर रख दिया। फिर उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और चुपके से वहां से निकल गया। शाम को जब पंकज घर लौटा तो उसने दरवाजा खोला और अंदर सारी चीजों को बिखरा पाया। अपनी जलन की वजह से तुमने अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब इसकी सजा जिंदगी भर भुगतो। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ ने विजय को जेल में बंद कर दिया। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो बस ऐसा ही है कामिनी। कामिनी ने प्रियंका को अरेस्ट किया है और उससे पूछताछ कर रही है। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब और किसके कहने पर किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुमने जो किया वो गलत किया या सही किया ये हम तय करेंगे। वारदात की जगह रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। संजू सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठकर नहाने के लिए जाता है और फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगता है और अपनी बेटी को आवाज लगाता है। सोना, सोना बेटा, सोना बेटा, उठो बेटा, चलो रेडी होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से एक लड़की अपने हाथ में डॉल लेकर नीचे आई। पापा, आज आपने क्या बनाया है? आज हमने आपका और आपकी किटी का फेवरेट ऑमलेट बनाया है, वो भी चीज वाला। ओह थैंक यू सो मच पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। ऐसा कहकर सोना ने अपने पापा को गले लगाया और बाद में दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर डॉक्टर संजू हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। सोनू बेटा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं बाहर से डोर लॉक कर दूंगा, ओके? ओके पापा। संजू घर लॉक करके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक पेशेंट का कॉल आया। हेलो, बोलो समीर। डॉक्टर, क्या आप आज फ्री हैं? मुझे अपने बेटे के लिए आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी। समीर, पेशेंट्स के लिए मैं कभी भी बिजी नहीं रहता, ये मेरा काम नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 15 मिनट में हॉस्पिटल आ जाऊंगा, तुम भी आ जाओ। थोड़ी देर में संजू हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रियंका संजू के हॉस्पिटल की नर्स थी। संजू के आने से पहले ही वो उसकी कैबिन ठीक करके रखती और सारे पेशेंट्स की फाइल्स मैनेज करके रखती। संजू कैबिन में आकर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज किस किस की अपॉइंटमेंट है? प्रियंका ने अपॉइंटमेंट लिस्ट संजू को दे दी। संजू लिस्ट चेक कर ही रहा था कि बाहर से डोर खटखटाने की आवाज आई। यस, कमिंग। समीर अंदर आया।
सर प्लीज, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। संजू ने समीर के बेटे को अंदर बुलाया और उसे चेक किया। प्रियंका बंटी को बाहर ले आई। उसके बाद डॉक्टर संजू ने बताया कि बंटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें फौरन उसकी सर्जरी करनी होगी और सर्जरी के लिए मिनिमम 2 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन इसमें मैं अपनी फीस नहीं लूंगा। तुम सिर्फ 1.5 लाख का इंतजाम करो और मैं अपने कुछ चिल्ड्रन चैरिटी वाले दोस्तों को जानता हूँ, मैं उससे भी बात कर लूंगा। हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। समीर ने संजू को थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गया। संजू ने भी अपने बाकी के पेशेंट्स को देखा और फिर वहाँ से अपने घर चला गया। घर जाते ही वो अपनी बेटी के पास गया और उसने उसे चॉकलेट दी। फिर वो फ्रेश होने चला गया। अगले दिन फिर वो अपनी बेटी से मिलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। संजू सभी चैरिटी वाले से बात कर रहा था बंटी के ऑपरेशन की हेल्प के लिए। जब वो बात कर रहा था तब प्रियंका संजू को अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। संजू कॉल पे समीर से बात कर रहा था। हेलो समीर, क्या तुम अभी मेरे हॉस्पिटल आ सकते हो? ओके सर, मैं अभी आता हूँ। समीर जल्दी से हॉस्पिटल आ गया। संजू ने समीर को बताया कि बंटी के ऑपरेशन के लिए चैरिटी से 1 लाख की मदद मिली है। ये बात सुनकर समीर बहुत खुश हुआ और संजू को थैंक्स बोलने लगा। समीर अपने घर गया और खुशी से अपने बच्चे को गले लगा लिया। अगले दिन समीर बंटी को लेकर हॉस्पिटल गया। संजू ने उसे चेक किया। प्रियंका को बंटी को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहा। प्रियंका उसे अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद संजू बंटी के पास गया, लेकिन बंटी बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही संजू बंटी के पास गया, बंटी वहाँ से भाग गया और समीर के पास गया। वो घबराता हुआ समीर से बोला, पापा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है पापा, प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। बंटी का ये अजीब सा बर्ताव देखकर संजू और समीर हैरान रह गए। घर जाने के बाद समीर ने बंटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बंटी ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ एक ही बात बोलता रहा कि उसे वहाँ नहीं जाना है। शाम को जब संजू वापस घर गया तो उसकी बेटी सोनू सो चुकी थी। संजू ने लाइट्स ऑफ की और वो भी सोने के लिए चला गया। सुबह सोनू संजू के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए जिद करने लगी। संजू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ओके, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर किसी से बात नहीं करोगी और ना ही किसी को उसके काम में डिस्टर्ब करोगी। ओके पापा। संजू अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल गया। कैबिन में जाने के बाद सोनू साइड के सोफे पर आराम से बैठी थी। फिर वहाँ पर समीर आया। उसने बंटी के अजीब से बिहेवियर के बारे में संजू को बताया। तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है शायद बंटी सर्जरी के नाम से डर गया होगा। मैं बात करता हूँ उससे। समीर और संजू ने बंटी को समझाया। तभी वहाँ पर सिस्टर प्रियंका आ गई। उसे देख बंटी फिर से डर गया। बंटी का ये बिहेवियर संजू और समीर को हैरान कर देने वाला था। शाम को संजू अपनी बेटी के साथ घर लौटा। 3 दिन बाद बंटी के सर्जरी की डेट थी। संजू बंटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बंटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और बेड पर सुलाया गया। थोड़ी देर बाद जब संजू ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहाँ बंटी नहीं था। समीर, संजू और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बंटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। एक स्टाफ ने बताया कि एक नर्स जिसने अपना मुंह ढका हुआ था, वो एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के पीछे वाली साइड पर गई है। समीर ने फौरन पुलिस को फोन किया। हेलो इंस्पेक्टर राठौर सर, मैं समीर बात कर रहा हूँ। आप प्लीज सहारा के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं? एक नर्स मेरे बच्चे को भगा कर ले गई है। हम 5 मिनट में वहाँ आ रहे हैं। प्रियंका संजू को लेकर भाग ही रही थी कि सामने से कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहाँ आ गए और उन्होंने प्रियंका को रंगे हाथों पकड़ लिया। कामिनी, ये ऐसे नहीं बताएंगे। इनके पतिदेव को भी पुलिस स्टेशन में लाते हैं। क्या पता वो भी इस क्राइम में इनके साथ हो।
ये बात सुनकर प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका ने बताया कि मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसने ये सब कुछ अकेले किया है। मैंने बंटी को किडनैप जरूर किया था सर, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। मतलब? इंस्पेक्टर राठौर संजू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आए। वाह, मानना पड़ेगा आपको डॉक्टर संजू, क्या मैनेजमेंट है आपकी। सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से संभाली कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि जिस इंसान को लोग देवता मानते हैं वो एक राक्षस भी हो सकता है। संजू एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने क्या किया है सर? मैं तो बस अच्छे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना सर। प्रियंका ने बताया कि डॉक्टर संजू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो भले ही एक डॉक्टर है, लेकिन वो एक साइको भी है। वो अच्छा डॉक्टर बनने के चक्कर में खुद ही केमिकल की दवाई बनाते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करते हैं। इसमें कई बच्चों की जान चली गई है। प्रियंका के बेटे का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर संजू ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया और उसकी मौत हो गई। बंटी के साथ भी वो वही करने वाला था, इसीलिए वो बंटी को लेकर भाग गई थी। तुम अपने एक्सपेरिमेंट में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, वो भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के दौरान मर गई बेचारी। डॉक्टर पागल की तरह बिहेव करते हुए। नहीं, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी। वो कहीं नहीं गई है मुझे छोड़कर, वो हमेशा मेरे पास ही रहती है। प्रियंका ने बताया था कि डॉक्टर संजू की एक बेटी भी थी जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी भी मौत हो गई, और ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था। प्रियंका को ये बात तब पता चली जब उसके बेटे की मौत के बाद उसने डॉक्टर संजू को आईने के सामने बात करते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस एक्सपेरिमेंट किया था प्रियंका के बेटे पर। अब वो मर गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, वो तो अपने आप ही मर गया, कमजोर था बेचारा, इंजेक्शन की पावर शायद सहन नहीं कर पाया। ये सारी बातें प्रियंका चुपके से सुन रही थी। वो तभी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास डॉक्टर संजू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब उसके पास सबूत था, उन सारे बच्चों की झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स जिन पर संजू ने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार डाला था। ये सारे रिपोर्ट संजू कहाँ छुपा कर रखता था ये प्रियंका पहले नहीं जानती थी, लेकिन आज सर्जरी से पहले जब संजू हॉस्पिटल के एक कमरे में गया जहाँ किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी, तब प्रियंका ने उसका पीछा किया और संजू वहाँ से लॉक लगाकर बाहर निकला तो प्रियंका ने उसे धक्का दिया और उसके जेब से कमरे की चाबी चुरा ली। प्रियंका ने चुपके से अंदर जाकर देखा तो सारी रिपोर्ट्स वहीं पर थी। तब उसका ध्यान उसकी घड़ी पर गई। बंटी की सर्जरी के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसीलिए वो बंटी को ऑपरेशन थिएटर से भगाकर ले गई ताकि वो सर्जरी को रोक सके। संजू की बेटी को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ उसके इमेजिनेशन में जिंदा थी। इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अगर संजू बाहर रहा तो और भी बच्चों को इससे खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने संजू का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसका इलाज हो सके। हमने ये केस आसानी से सॉल्व तो कर दिया, लेकिन उन बच्चों को न्याय नहीं दिला पाएंगे सर, जो इस एक्सपेरिमेंट में मारे गए। हम जनता के रक्षक हैं कामिनी। हम जुर्म को कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। जुर्म के कई चेहरे हैं, इसलिए आप सबसे विनती है कि हम तो हैं ही आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आप भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। वाह सर, क्या बात कही है आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। रात के कुछ 10 बजे एक गाड़ी घर के सामने रुकती है। 2 आदमी बाहर निकलकर गाड़ी में से वॉल कटर, दीवार बनाने का कुछ सामान और कलर बाहर निकालते हैं और फिर घर के बाहर जाकर डोर बेल बजाते हैं। रवि दरवाजा खोलता है।
बाहर उसके दोस्त विक्रम और वरुण आए हुए थे। वो अभी घर पर ही है, थोड़ी देर में जाने वाली है, तुम जरा बाहर वेट करना। थोड़ी देर में रवि की पत्नी टीना बाहर आई। अच्छा रवि, आज नाइट शिफ्ट है तो मुझे आने में जरा देर हो जाएगी सुबह, ओके? टीना रवि को बाय बोलकर चली गई। टीना के जाते ही रवि ने विक्रम और वरुण को घर के अंदर बुला लिया। अरे तुम दोनों को पता कर आना चाहिए था ना, अगर टीना तुम्हें देख लेती तो। अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई, टीना भाभी के लिए हम अजनबी थोड़ी ना है, बना देते कोई बहाना। फिर विक्रम और वरुण रवि के घर में एक दीवार के पास गए और उसे टटोल कर देखा। फिर वॉल कटर मशीन से उस दीवार को बीच में छेद दिया और अंदर से एक सफेद रंग की पेटी निकाली और उसे खोला तो पूरी पेटी सोने के बिस्किट से भरी हुई थी। तीनों की आंखों में सोने को देखकर एक चमक सी आ गई। तभी तीनों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तानी। अगले दिन एक औरत ने इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। मैम, आप प्लीज शांति नगर तुषार कॉलोनी में आ जाइए, यहाँ एक मर्डर हुआ है। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को बताया। दोनों जल्दी से शांति नगर में पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने उस औरत से बात की। आपका नाम और बताइए कहाँ हुआ है मर्डर? मेरा नाम रमाबाई है और हमारे बगल वाले घर में मर्डर हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां जाकर देखा तो रवि की लाश पड़ी थी। आपको कब पता चला कि यहाँ मर्डर हुआ है? आप यहाँ क्या कर रही थी? मैडम जी, कल रात को मैं आराम से सो रही थी, तभी हमें ऐसा लगा कि जोरों से कोई चीज काटी जा रही हो और उसी से मेरी नींद खुल गई। ये पड़ोसी भी ना दिन भर क्या सोते रहते हैं, जो रात में ऐसी आवाज करके मेरी नींद बिगाड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। चलो शुक्र है, आवाज तो बंद हो गई, अब सो जाती हूँ। थोड़ी ही देर में एक गोली चलने की आवाज आई। वो औरत झट से अपने बिस्तर पर से उठी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज कैसी थी। क्या हो गया है इन लोगों को, इतनी अजीब अजीब आवाजें कर रहे हैं। कल सुबह इनकी अच्छे से खबर लेती हूँ। और जब मैं यहाँ आई और ये दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर आई तो ये लाश यहाँ पड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैं यहाँ बस उनसे झगड़ा करने आई थी कि रात को ऐसी आवाजें ना किया करें। आप घबराइए मत मैडम जी, आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा। हम हमेशा सच का साथ देते हैं और गुनहगारों को सजा। आप बस हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और आपने जो भी बताया है वो वहाँ चलकर बताइए, ताकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जी मैडम जी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और इस मर्डर की सारी डिटेल निकालने के लिए कहा। साथ ही उन्हें रवि की बॉडी के पास उसका एक वॉलेट मिला, जिसमें कुछ पैसे, कॉइन्स और टीना की फोटो थी। इसके बाद पुलिस टीना को ढूंढने लगी। एक हफ्ते बाद टीना अलग ही रूप में साड़ी पहनकर पल्लवी के नाम से विक्रम के घर में उसकी बीवी बनकर। आज तो गजब लग रही हो। चलो भी, अब मुझे स्टेशन जाना है। अकेली चली जाओगे ना ठीक से? अरे हम चले जाएंगे ठीक से, आप टेंशन मत लीजिए। पल्लवी वहां से चली गई। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां एक आदमी को टीना की फोटो दिखाई। वो आदमी बोला कि ये औरत यहीं रहती है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी अलग रहती है। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी टीना को ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। क्या टीना यहीं रहती है? टीना? कौन टीना? मैं किसी टीना को नहीं जानता। तभी कामिनी ने विक्रम के घर में टीना के साथ उसकी फोटो देखी। टीना को नहीं जानते तो उसके साथ तुम्हारा फोटो कैसे? ये टीना नहीं, मेरी पत्नी पल्लवी है। ये पल्लवी नहीं, टीना है, रवि की पत्नी। बताओ वो कहाँ है? मैडम, मेरी पत्नी अभी थोड़ी देर पहले ही अपने मायके भूरनपुर गई है। क्या तुम रवि को जानते हो? नहीं मैडम, मैं किसी रवि को नहीं जानता।
कामिनी और लालू पटेल भूरनपुर गांव गए, लेकिन वहां टीना का कोई पता नहीं चला। सबने कहा कि टीना नाम की कोई लड़की यहां नहीं रहती। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन आ गए। हमने पूरे भूरनपुर गांव में छानबीन की, लेकिन टीना को वहाँ कोई नहीं पहचानता। यहाँ तक कि वहाँ पल्लवी नाम की भी कोई औरत नहीं रहती। यानी विक्रम हमसे झूठ बोल रहा है कि टीना उसकी पत्नी है और वो रवि को नहीं जानता। सर, हमको तो लागत है ये टीना पल्लवी जो कोई भी है वो लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे लेती होगी। नहीं तो आज के जमाने में एक पति हैंडल नहीं हो पाता, दो दो कहां से होंगे। इसका पता तो विक्रम को पकड़ने के बाद ही चलेगा, लेकिन ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कामिनी, एक काम करो, विक्रम को पकड़ो मत, उस पर बस कड़ी नजर रखो। ओके सर। कामिनी और लालू पटेल ने विक्रम पर नजर रखी। विक्रम को कॉल आता है। कब और कहां आना है? एड्रेस तुम्हें एसएमएस कर दिया है। विक्रम उस एड्रेस पर अपनी गाड़ी लेकर निकला। कामिनी और लालू पटेल ने उसका पीछा किया और इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। इंस्पेक्टर राठौर जल्दी ही उस एड्रेस पर जाने के लिए निकले। वो एड्रेस एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का था, जिसका काम रोका गया था। उधर टीना को किसी ने कुर्सी से बांध रखा था। छोड़ दो मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो। एक आदमी जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तुम्हें छोड़ना अब मेरे लिए खतरा बन गया है, इसीलिए तुम्हें मरना तो होगा। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो मुझे। तभी वहां विक्रम भी पहुंचा। वो आदमी टीना पर गोली चलाने ही वाला था कि पीछे से कामिनी ने उस पर गोली चलाई, जिससे उस आदमी के हाथ से बंदूक छूट गई। इंस्पेक्टर राठौर ने उस आदमी को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे का मास्क उतारा। वो वरुण था। लालू पटेल ने विक्रम को पकड़ा। इंस्पेक्टर राठौर ने वरुण को पकड़ा और कामिनी ने टीना को रस्सी से आजाद किया। इंस्पेक्टर ने वरुण को एक थप्पड़ मारा। विक्रम, लालू पटेल, वरुण, इंस्पेक्टर राठौर के बीच में हाथापाई हुई और आखिर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने विक्रम और वरुण को हथकड़ी पहना ही दी। बताओ, क्यों किया ये सब? किसके कहने पर तुमने ये सब किया? सर, ये लोग किसी के लिए काम नहीं करते। ये लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं और ना चाहते हुए भी मुझे भी इन दोनों ने इसमें घसीटा है। सर, इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये मेरे पति को मार डालेंगे। लेकिन तुम्हारे पति का नाम क्या है और इन लोगों ने इसे क्यों पकड़ा है? टीना ने बताया कि उसके पति का नाम रवि है। रवि, विक्रम और वरुण दोस्त हैं और वो गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। एक दिन टीना नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे विक्रम मिल गया। अरे टीना, कहाँ जा रही हो? बस घर ही जा रही हूँ। अच्छा, तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। विक्रम के बार बार कहने पर टीना विक्रम के साथ गाड़ी में बैठ गई और विक्रम टीना को दूसरे रास्ते से घर से दूर ले गया और उसे धमकाया कि उसके पति रवि को उसने किडनैप किया है और अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो ये उसके पति को मार डालेगा। टीना, ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें पहले ही मार डाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? क्यों? अब तुम सच बताओगे या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। विक्रम ने बताया कि उस दिन रात को जब वो रवि के घर पर गए तो टीना वहां से निकलने ही वाली थी। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चली गई और उन्होंने रवि के घर पर जाकर अपना काम किया, दीवार तोड़ी और वापस बना दी और उसके ऊपर एक फ्रेम भी लगा दी ताकि किसी को शक ना हो। सोने को देखकर सबके मन में लालच आ गया था, लेकिन रवि किसी को सोने का हिस्सा देना नहीं चाहता था। इस बात पर तीनों के बीच में कहासुनी हो गई और वरुण ने रवि को उसी रात मार डाला, लेकिन उसकी लाश का क्या करे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बहुत डर गए थे, इसीलिए वो दोनों वहां से भाग निकले। मर्डर के बाद टीना को खून का पता ना चले,
इसीलिए उसके घर पहुंचने से पहले ही विक्रम ने उसे पकड़ा और ब्लैकमेल किया और उसे उसके घर से दूर रखा। इसमें कहीं ना कहीं रवि की भी गलती है। गलत लोगों का साथ देने से अंजाम बुरा ही होगा। इंस्पेक्टर राठौर ने सबको गिरफ्तार कर लिया।